जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव लुसेंट का अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र। और ये दोस्तों ये पहला अध्याय होगा। तो अर्थशास्त्र का पहला अध्याय जानते हैं, जो कि दोस्तों दिया हुआ है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के संबंध में। तो पहला अध्याय में जो पहला टॉपिक है यह है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है दोस्तों। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था का, तो अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इससे पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए। वास्तव में दोस्तों, जब हम किसी देश को उसके समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अब है दोस्तों अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो अर्थव्यवस्था की हम परिभाषा की अगर बात करें तो न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की जो अर्थव्यवस्था को निम्न चार भागों में बांटा गया। तो विश्व की अर्थव्यवस्था को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो कुल चार भागों में बांटा गया। चार भाग की हम बात करें तो पहला जो है वह है निजी आय वाली अर्थव्यवस्था, जहाँ की यूएस डॉलर 995 या इससे कम अगर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है तो उसको जो है निजी आय वाले अर्थव्यवस्था के देश में हम इसको कंसिडर करते हैं। दूसरा हो जाएगा निजी मध्यम आय वाली। तो इसमें जो है यूएस डॉलर 996 से 3895 तक जाएगा। और तीसरा हो जाएगा उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, और इसमें यूएस डॉलर 3896 से 12,055 यूएस डॉलर तक का अगर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है तो इसको उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में रखेंगे। और चौथा जो है उच्च आय वाली इसमें है यूएस डॉलर 12,055 या उससे अधिक। विश्व बैंक का यह वर्गीकरण जो है दोस्तों यह 1 जुलाई 2018 पर आधारित है। तो इसका आधार क्या है? तो 1 जुलाई 2018। निजी निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया। तो अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण कितने श्रेणी में किया गया? तो कुल 3 श्रेणी में। पहला क्या है? पहला है श्रेणी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितनी उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार द्वारा तय किया जाता है। यानी कि दोस्तों पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें बाजार द्वारा सब कुछ तय किया जाता है और इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। 1776 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक एडम स्मिथ की जो किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक जो द वेल्थ ऑफ नेशंस है जिसके लेखक हो जाएगा एडम स्मिथ, जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है उद्गम, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद इसमें कहा गया। दूसरा हो जाएगा दोस्तों राज अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करें राज अर्थव्यवस्था का, तो राज जो अर्थव्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध फलस्वरूप हुआ है। इसमें उत्पादन, पूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। यानी कि राज अर्थव्यवस्था में उत्पादन, पूंजी, कीमत सबका फैसला कौन करेगा? तो यह सरकार द्वारा किया जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं दोस्तों, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज अर्थव्यवस्था की
दो अलग-अलग शैली नज़र आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि सोवियत संघ यानी रूस की जो अर्थव्यवस्था है, इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जबकि 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। पहली बार राज अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जर्मन के दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, जो कि 1818 से 1883 ईस्वी में इसका कार्यकाल था। तो कार्ल मार्क्स ने पहली बार राज अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन में जो 1949 में था सामने आया। यहाँ दिया हुआ है विश्व के 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2012 के जो है नॉमिनल जीडीपी के अनुसार। तो विश्व की जो 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था वाला देश है, उसमें पहला नंबर अमेरिका का है, यूएसए का। दूसरा जो है दोस्तों चीन का हो जाएगा, चीन का दूसरा। तीसरा जापान का है, चौथा जर्मनी और पांचवा जो है भारत का। यानी कि विश्व के 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था में 2022 के जो अकॉर्डिंग है दोस्तों, 22 के अकॉर्डिंग भारत जो है पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाएगा। हालांकि छठा इंग्लैंड है और सातवां जो है फ्रांस का हो जाएगा। आठवां कनाडा, नौवां इटली और फिर 10वां अर्थव्यवस्था जो है ब्राजील का हो जाएगा। अब है जीडीपी, यानी कि जीडीपी पीपीपी का मतलब क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद से है दोस्तों। देशों को वित्तीय और सांख्यिकी संस्थाओं से जीडीपी यानी पीपीपी पूर्वानुमान अनुमानों द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है, जो कि बाजार या सरकारी अधिकारी के विनिमय दरों का उपयोग करके गणना करते हैं। पीपीपी का उपयोग करते हुए जीडीपी की तुलना राज्य के घरेलू बाजार का आकलन करते समय नाम मात्र जीडीपी का उपयोग करते हैं। जीडीपी का उपयोग करने वालों की तुलना में अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि पीपीपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार विनिमय दरों का उपयोग के बाजार करने के बजाय देश के स्थानीय वस्तुओं, सेवाओं और मुद्रास्फीति दरों की लागत ये दरों की जो सापेक्ष लागत को ध्यान में रखता है, जो कि प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक अंतर को विकृत करता है। पीपीपी का उपयोग अक्सर वैश्विक गरीबी सीमा को मापने के लिए किया जाता है। तो पीपीपी का जो उपयोग है दोस्तों, अक्सर जो है वैश्विक के गरीबी सीमा को मापने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्माण के लिए भी किया जाता है। पीपीपी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है यानी कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमानों के अनुसार 2022 में प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी पीपीपी द्वारा दुनिया के 10 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में पहला स्थान जो है चीन का हो जाएगा। तो पहला स्थान किसका हो जाएगा? पीपीपी के अनुसार पहला स्थान चीन का हो जाएगा। दूसरा स्थान यूएसए यानी अमेरिका का और पीपीपी के अनुसार तीसरा स्थान जो है तीसरा विश्व का सबसे बड़ा जो अर्थव्यवस्था भारत का हो जाएगा। चौथा जापान, पांचवा जर्मनी का और छठा जो है रूस का हो जाएगा। सातवां की हम बात करें तो इंडोनेशिया का, आठवां यूके, नौवां ब्राजील हो जाएगा, फिर 10वां फ्रांस का हो जाएगा। अब है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था का तो इसमें कुछ लक्षण राज अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ लक्षण राज अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तथा कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के, यानी सरकार एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व इसमें देखने को मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है दोस्तों, और इनमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश को शामिल किया गया। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है इसमें आते हैं। केन्स की हम बात करें, केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। यानी कि
केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ानी चाहिए। लेकिन प्रोफेसर जो लॉज इन्होंने कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। तो केन्स ने कहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी की ओर कुछ बढ़ना चाहिए, जबकि लॉज ने कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। बंद अर्थव्यवस्था की हम बात करें, बंद अर्थव्यवस्था तो वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। अब है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की हम बात करें तो मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा गया। यानी कि अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां हैं इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है, जिसे अर्थव्यवस्था का क्या क्षेत्रक कहा गया। इसमें आता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की तो प्राथमिक क्षेत्र में जो हो जाएगा अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो है यह प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करेगा, तो यह जो है पर्यावरण पर। और इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से। प्राथमिक क्षेत्रक में जो शामिल है वो है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और उत्खनन। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए जो है संकेतित किया जाता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न जो होते हैं उसको रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। अब है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधि में कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं, उसी को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र में जो शामिल है विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं। निर्माण वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है और इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा गया। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के जरिए जो है स्थान दिया गया है, जॉब व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया गया, जबकि उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के जरिए दर्शाया गया। तृतीय क्षेत्र की हम बात करें, तृतीय क्षेत्र तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो तृतीय क्षेत्र सेवा संबंधित है। तो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में शामिल है और इसमें जो तृतीय क्षेत्र में शामिल है मुख्य रूप से व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं। वित्तीय क्षेत्र में हो जाएगा अचल संपत्ति और व्यावसायिक सेवाएं। फिर लोक प्रशासन में रक्षा एवं अन्य सेवाएं इसमें शामिल हो जाएगा दोस्तों। तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। यहाँ कुछ दिया हुआ है। भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान जीडीपी। तो 1950 से 51 में जीडीपी था भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था जीडीपी में भारत का। प्राथमिक क्षेत्र 55% था और द्वितीय क्षेत्र मात्र 15% और तृतीय क्षेत्र 30%। हालांकि आगे बढ़ते हुए 2019-20 की हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र मात्र 20% रह गया है और द्वितीय क्षेत्र 26%, तृतीय जो है 54%। जबकि 2020-21 जो है 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र 18% योगदान है भारत की जीडीपी में और द्वितीय क्षेत्र मात्र 27 और तृतीय क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा जो है
सेवा क्षेत्र का हो गया है जो तृतीय क्षेत्र में शामिल है जो कि 55%। तो इसी के साथ दोस्तों जो पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है अर्थशास्त्र का। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।